भाई आपकी ये दोस्त बिल्कुल पागल है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आइंदा हम कभी इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर ऐसी मेरी दोस्त होती तो मैं उसकी मुंडी मरोड़ देती। इतनी बुरी है आपकी सहेली। कितना ज़ोर का थप्पड़ मारा उसने ज़िबाइश को, देखें इसके चेहरे पर निशान पड़ चुका है। उसने जैसे ही आकर गाड़ी स्टार्ट की उसने बोलना शुरू कर दिया। उसका गुस्से से अब तक बुरा हाल हो रहा था, जबकि इबादत उसे कब से बोल रही थी कि रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स नहीं हो सकती, ना ही मुझे पसंद है ये लड़की। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, आप ना आइंदा उस लड़की से बिल्कुल बात मत कीजिएगा। ओके सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पर। वैसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के हाथ थे, इस्तेमाल कर सकती थी ना वो। खैर छोड़ो, अब घर चलते हैं। तुम्हारे 3 अदद भाई मेरे घर आकर बैठे हैं। चलकर उन्हें थोड़ा नखरे शखरे दिखाओ और कह दो कि खबरदार जो मुझे दोबारा यहाँ लेने के लिए आए, मैं अपने भाई के पास रहूँगी। गाड़ी घर की तरफ मोड़ते वो बोला तो इज़ा के लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर आ ही गए थे उसके नखरे उठाने वाले। डोंट वरी, ऐसा ही बोलूँगी। इबादत तू भी हमारे साथ चलेगी। तू देखना इबादत, आज मैं कितनी शर्तें मनवाती हूँ। वो खुद ही फैसला कर चुकी थी, जबकि ज़ारन उससे पूछने की जहमत तक नहीं कर रहा था कि वो घर जाना चाहती है या वापस ऑफिस। इज़ू बच्चे प्लीज़ चलो, हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगने आए हैं तुमसे। आइंदा हम तुम्हें कभी नहीं डांटेंगे। अगर डांटे तो तुम दोबारा हमसे रूठ कर ज़ारन भाई के घर पर आ जाना, हम फिर तुम्हें मनाने आ जाएंगे। बारिक की बात को शेरी ने मुकम्मल किया, जबकि वो दूसरी तरफ चेहरा फेरे फुल नखरे दिखा रही थी। इज़ू अपने फेवरेट भाई की बात भी नहीं मानोगी। ज़बर उसके बिल्कुल साथ जुड़कर बैठा। अब आप मेरे बिल्कुल भी फेवरेट भाई नहीं रहे, अब मेरे फेवरेट भाई मेरे ज़ारन भाई हैं। वो चेहरा फेरते बोली तो ज़ारन ने कॉलर खड़े किए हुए टांग पर टांग रखकर सोफे की पूछ से टेक लगा ली। हाँ तो अच्छी बात है ना, ज़ारन को भी मौका मिल गया फेवरेट होने का। लेकिन तुम्हें ऐसा भाई किधर मिलेगा जो तुम्हें रोज़ शाम को चॉकलेट खिलाए, आइसक्रीम खिलाए। बताओ, एक दफ़ा भी ज़ारन भाई ने तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम खिलाई? मैं आज खिलाने वाला हूँ। इज़ा को अपनी तरफ देखते पाकर वो फ़ौरन बोला, लेकिन खिलाई तो नहीं ना, फिर फेवरेट किधर से हो गए? इज़ा ने एक दफ़ा कहा था कि उसका फेवरेट भाई सिर्फ वो है जो उसे रोज़ चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाता है, और वो सिर्फ मैं हूँ। और इज़ा अपनी बात से फिर नहीं सकती। वो अपनी बात पूरी करते हुए इज़ा की तरफ देखते हुए इस अंदाज में बोला कि वो चोर सी हो गई। हाँ लेकिन वो भी मेरे फेवरेट है, क्योंकि वो बेस्ट ब्रदर है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि बेस्ट ब्रदर सिर्फ बड़ा वाला भाई होता है, और अगर बड़ा वाला मैं हूँ, मगर बड़ा वाला तो मैं हूँ। बारिक बीच में ही बोल पड़ा था, जबकि ज़ारन का चेहरा लटका देखकर वो परेशान हुई। मतलब क्यूटेस्ट भाई जो सब बातें मानता है, वो क्यूटेस्ट होता है? आप मेरे क्यूटेस्ट भाई हो, उसने ज़ारन को मनाते हुए कहा तो शेरी तड़प उठा। ओ बीबी, क्यूटेस्ट भाई मैं हूँ। जब सारी असाइनमेंट्स मुझसे लिखवाई थी तब तुमने कहा था जो असाइनमेंट्स लिख कर देता है वो होता है वर्ल्ड का क्यूटेस्ट भाई, जो कि मैं हूँ। शेरी के बोलने की देर थी कि ज़ारन लब दबाता उसके लिए स्लो क्लैपिंग करने लगा। सबको एक एक पोस्ट देकर रखी हुई थी तुमने, और सब कुछ मैं अपने लिए आपको समझता रहा। सबको एक एक पोस्ट देकर रखी हुई थी तुमने, और सब कुछ मैं अपने आप को समझता रहा। इतनी बेवफाई, वो भी सगे भाई के साथ। वो इमोशनल अंदाज में बोला तो बारिक, ज़बर और शेरी तीनों रिलैक्स होकर बिल्कुल उसी के अंदाज में टांग पर टांग जमाते सोफे की पुश से टेक लगा चुके थे। नहीं भैया, आप बेस्ट हो, फेवरेट हो, क्यूटेस्ट भी हो, इन तीनों में सिर्फ एक एक क्वालिटी है, आप में तीनों है। वो फ़ौरन उठकर उसके पास आते मनाने वाले अंदाज में बोली, जबकि उसके इस अंदाज पर चारों कहका लगाने पर मजबूर हो चुके। चलो यार अब घर चलो, चलो यार अब घर चलो। कसम से बिल्कुल बेरौनक सी हो गई है ज़िंदगी। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, ना टीवी देखते हुए, ना खाना खाते हुए, और ना ही घर आते हुए। वो तीनों उसे मनाने लगे, ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराओ। हाँ मुझे नया फ़ोन भी चाहिए, वो मौके से फ़ायदा उठाते बोली। हाँ शॉपिंग कर लो तुम, वैसे भी घर में शादी का माहौल बनने वाला है तो शॉपिंग तो तुम्हें करना पड़ेगी। चलो चलो इज़ू जानू, ये जो फ़ोन वाला सिस्टम है ना, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। अभी 3 महीने पहले फ़ोन नया फ़ोन लेकर दिया था ना, बारिक ने उसे देखते हुए कहा, जब उसने ज़ारन की तरफ देखा। चलो फ़ोन मैं ले दूंगा, बाकी तुम बाकी तरीक़ों से इन्हें लूटो, अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत देना। वो उसे बहलाते हुए बोला, जबकि उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। ऐसे मौके वो वैसे भी कहाँ जाने देती थी हाथ से। जबकि वो तीनों रिलैक्स हो गए कि वो घर वापस चलने को अब राज़ी हो चुकी थी। इज़ा के वापस आ जाने की वजह से घर में रौनक लगी हुई थी, लेकिन बारिक उससे अब तक खफा था। वो उससे नाराज़ क्यों था वो समझ नहीं पा रही थी। घर आने के बाद भी उसने बिल्कुल उसे मुखातिब नहीं किया। वैसे तो वो कभी उसे अपने जूते के लिए आवाज़ लगाता तो कभी अपने कपड़ों के लिए, कभी क्या तो कभी क्या, बल्कि आने के बाद क्या सुबह जाते वक्त भी वो उसे कमरे में 10 से 12 चक्कर तो लगवा ही लेता। लेकिन आज सुबह से ही खामोशी छाई थी, और इस खामोशी को चाची और अम्मी ने भी नोट किया था।
क्या बात है, तुम दोनों में कोई नाराज़गी चल रही है क्या? बारिक तुम्हें सुबह से बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा और मैं महसूस कर रही हूँ कि वो तुमसे थोड़ा रूठा रूठा सा है। अम्मी उसके पास आते कहने लगी, पता नहीं, वो तो मुझसे इस तरह कभी नाराज़ नहीं होते, अचानक से नाराज़ हो गए और वजह भी नहीं बता रहे। वो उदासी से बोली, वो वजह नहीं बता रहा तो तुम खुद वजह पूछ लो उससे। वो वजह नहीं बता रहा तो वजह तुम खुद पता लगाओ, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं, समझो उसे, ताकि तुम्हें पता चल सके कि नाराज़गी किस बात की है। अम्मी कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो सोचने लगी कि आखिर बारिक उससे क्यों खफा हो सकता है। जब अचानक उसे याद आई कल शाम किचन वाली बात, उसने कहा था अगर रात को उसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो उससे पक्का पक्का नाराज़ हो जाएगा, और वो हो गया था। कल रात आप ही का फ़ोन आ गया और फिर उनसे बातें करते 3-4 घंटे गुजर गए तो उसे याद ही नहीं रहा कि बारिक उसका इंतज़ार कर रहा है। और वैसे भी जब आप ही का फ़ोन आता तो वक्त कैसे गुजरता था उसे पता ही नहीं चलता था। कल भी ऐसा ही हुआ था, जो बारिक की नाराज़गी की वजह बन गया। फ़ोन उठाने से पहले उसने कह दिया था कि जल्दी बात करके कमरे में आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और फिर वो रात को कमरे में तब गई जब वो सो चुका था। अब उसे उसकी नाराज़गी की वजह अच्छे से समझ आ गई थी और अब उसे इम्तहान था। आपकी गरम गरम चाय, वो चाय का कप सामने रखते हुए बोली थी। मैंने कहा आपकी चाय। उसके जवाब ना देने पर वो उसके साथ जगह बनाते हुए बैठी थी, जबकि वो इग्नोर करता अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ रहा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर नाराज़ नाराज़, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मेरी चाय है, जब मेरी मर्ज़ी होगी तब पी लूँगा, दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर अपने काम ख़त्म करो, कहीं आप बैठने से कोई काम बाहर रह ना जाए। अरे अरे, इतना गुस्सा? अपने सारे काम ख़त्म करके ही आई हूँ मैं आपके पास। वो मुस्कुराते हुए उसके बाजू में अपना हाथ डालते हुए बोली, जो कि अगले ही लम्हे बारिक ने छुड़वा लिया। अच्छा, तो ये लो फ़ोन पकड़ो और जाकर अपनी बहन से गप्पे मारो। यहाँ पर कोई नहीं इतना फ़जूल बैठा जो तुम्हारा इंतज़ार करे, और वो और भी काम है। अब से जितना मसरूफ़ तुम हो ना उतना ही मैं भी हूँ। बारिक सॉरी ना, माफ़ कर देना, इतनी सी बात को आपने इतना बड़ा, इतनी सी बात? ज़ोरेश, यही तो तुम्हारा मसला है। तुम्हारे लिए मेरे जज़्बात, मेरे एहसासात सब कुछ नॉर्मल है, आम सी बात है, और बाकी दुनिया का हर गैर ज़रूरी काम तुम्हारे लिए ज़रूरी। घर में 4 मुलाज़माएँ काम करती हैं, हर वक्त हाज़िर होती हैं काम के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें उनसे काम करवाना नहीं, तुम्हें तो खुद सब कुछ करना है। दादी, अम्मी, चाची घर की बुज़ुर्ग हैं, उनसे काम करवाते हुए तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उन्हें किचन में कुछ करते देखने की इजाज़त तुम्हें तुम्हारी तरबियत नहीं देती। इवन मेरे भाइयों के सारे काम तुमने अपने हाथों से करने हैं। इबादत के मसले तुम्हें हल करने हैं, इज़ा के मसले तुम्हें हल करने हैं, सारे घर में हर चीज़ तुमने करनी है। अगर कुछ नहीं करना तो शोहर के जज्बात का एहतराम, तुम जाओ जो करना है करो, कम से कम मेरी जान छोड़ो, क्योंकि अब से मुझे क्योंकि अब से मुझे भी तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी जॉइंट फैमिली को इतना सर पर सवार नहीं किया होता जितना तुमने किया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इतना अच्छा बनने का शौक़ क्यों है। या अच्छा बनने का शौक़ है या शोहर को खुद से बात करने के लिए तरसते देखने का। आई थिंक तुम्हें बहुत मज़ा आता है अपने लिए मुझे तरसाते हुए। बारिक, आप कैसी बातें, शट अप, बहस के मूड में नहीं हूँ मैं। जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना वो जाकर करो, कम से कम मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। यू नो वॉट ज़हरिश, इस घर में हर इंसान तुम्हारे लिए अहमियत रखता है सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे होने या ना होने से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो जाओ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जब सबके बाद मेरे लिए टाइम बच जाए ना तब आ जाना। चलो अब इस बेचारे को भी देख लेती हूँ, आखिर शोहर है ना, देख लेना चाहिए एक नज़र। वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि ज़ोरिश उसके पीछे आई थी बाहर तक, लेकिन तब तक वो बाहर सबके साथ बैठा बातों में मगन हो चुका था। दादी आजकल बहुत उदास रहती थी, हर वक्त उनकी निगाहें दरवाजे की तरफ ही उठती रहती थी। उस दिन के बाद ना तो दामियार का फ़ोन आया और ना ही दामियार उनसे मिलने के लिए आया था, और दादी की उदासी सब लोग ही नोट कर रहे थे। वो सब लोग चाहते थे कि दामियार आए, क्योंकि दादी की ये उदासी दामियार की ही वजह से थी, और इस वजह से दादी बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि दादी को इस तरह उदास उदास देखने की आदत जो नहीं थी। एक तो उन्हें सालों बाद अपना पोता मिला जो उसकी बदतमीज़ी की वजह से रूठ कर चला गया और अब वापस भी नहीं आ रहा था। 2-3 दफ़ा बारिक ने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, बस वो काम में मसरूफ़ है। जिस दिन चक्कर लगा सका दादी से मिलने ज़रूर आएगा, या शायद सिर्फ दादी को लेने के लिए आए, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा था। कितने दिन गुजर गए, ऐसा लग रहा था जैसे दादी फिर से बीमार हो रही हो। दादी को इस तरह देखकर ईज़ा को अजीब सा गिल्ट होने लगा था।
आखिर उसी की वजह से हुआ था ये सब कुछ, वरना तो रोज़ आता था वो दादी से मिलने के लिए और दादी कितना खुश रहने लगी थी उसके साथ। लेकिन अब क्या होगा, बारिक तो जैसे उससे पक्का ही नाराज़ हो गया था। सुबह बिना उसे कुछ भी कहे ऑफिस चला जाता और बुलाए बगैर जाता और शाम को वापस आ जाता। फिर शाम को बहुत सारा वक्त सब घर वालों के साथ गुजारता था, क्योंकि आजकल इबादत और ज़ारन की शादी की तैयारियां चल रही थी, तो हर कोई उसी पर डिस्कशन कर रहा होता था। रात देर तक महफिल जमी रहती थी। दूसरी तरफ इबादत मैडम थी जो ऑफिस से आती, खाना खाकर घोड़े बेचकर सो जाती। उसे खबर तक नहीं थी कि मोहतरमा दुल्हन बनने जा रही हैं। बारिक वो सब कह रहे हैं कि वो खाना देर से खाएंगे, आपके लिए लगा दूं? वो शाम को सब ने स्नैक्स खाए थे ना, तो अभी किसी का दिल नहीं कर रहा। वो कमरे में आते हुए उसे पूछने लगी, जो आईने के सामने खड़ा तैयार सा अपने बाल सुखाने में मसरूफ़ था। नहीं, मैं भी सबके साथ ही खाऊंगा। वो काफ़ी रूडली जवाब देता, फिर से अपने काम में मगन हो गया, जबकि ज़ोरिश आईने में खड़ी उसे देख रही थी और तरह तरह की शक्लें बनाते हुए उसे तंग करने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो तो उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कोई है ही नहीं। हालांकि आईने में उसका अक्स वाज़ेह दिख रहा था। बड़ी हो रही है दाढ़ी, थोड़ी छोटी करवा ले। क्यों, तुम्हें चुभती है क्या? वो उसकी तरफ देखता जुमाइनी अंदाज में बोला, लेकिन लहजे में काफ़ी सख्ती थी। नहीं, चुभेगी कैसे, आप तो पास ही नहीं आते। मेरा मतलब है आप तो नाराज़ होकर दूसरी तरफ चेहरा करके सोते हो। वो फ़ौरन बोली। अक्सर वो उससे दाढ़ी छोटी करवाने के लिए कहती जब उसे चुभती थी, क्योंकि जब भी बारिक का रोमांटिक मूड ऑन होता वो सिर्फ दाढ़ी छोटी कराने का ही कहती। तो फिर क्या मसला है अब? तो वो अब भी सख्ती से ही पूछ रहा था, मसला जानने से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम ही ना हो, जैसे उसे कोई मसला नहीं। उसने फ़ौरन कहा, तो फिर अपने काम से काम रखो। वो तौलिया उसके मुंह पर फेंकता मुस्कुराहट दबाता कमरे से निकल गया था, जबकि ज़ोरिश मुंह बनाकर तौलिए से चेहरा निकालते खुद को आईने में देखने लगी। मेरा मसला ये है कि मेरा हिटलर शोहर मुझसे नाराज़ हो गया और अब मान ही नहीं रहा। अल्लाह, एक दफ़ा मान जाए बारिक, आइंदा कभी उनको नाराज़ नहीं करूँगी। वो परेशानी से तौलिया संभाल कर कमरे से ही निकल गई। क्या हुआ आयशा, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो ऑफिस में आई तो आयशा और दुआ दोनों ही मुंह लटका के बैठी थी। दुआ के साथ उसकी कुछ ज़्यादा फ्रेंडशिप तो नहीं थी, इसीलिए उसने आयशा को मुखातिब किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है यार। हमारे सर है ना, अपनी मिस्टर हैंडसम डैशिंग ज़ारन साहब, वो 2 हफ्तों के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वो भी इटली गए हैं। इटली? और अब उनकी वापसी पूरे 15 दिन बाद होगी। वो अपने किसी केस के सिलसिले में गए हैं। झूठ मत बोलो, केस तो बस बहाना है। वो ना उसके साथ गए हैं, ज़िबाइश के साथ। आज सुबह ही मैंने उनके इंस्टाग्राम को चेक किया, वहाँ से पता चला कि मैडम इटली में अपना नेक्स्ट फ़ोटोशूट करवा रही है। मुझे तो वो चुड़ैल बहुत बुरी लगती है, कैसे ज़ारन शाह की बाहों में बाहें डालकर घूमती है। जहर लगती है मुझे। दुआ उसकी तरफ देखते बोले जा रही थी, जबकि आयशा तो बाकायदा रोने वाली शक्ल बना रही थी। अल्लाह करे फ़ोटोशूट के दरमियान में पानी में गिर जाए। आयशा ने अपने जले दिल से बद्दुआ दी, जबकि इबादत ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मतलब ये सारा ड्रामा जो कल हुआ वो सिर्फ उसी के सामने हुआ था। आज यकीनन वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगने और उसे मनाने के लिए गया था। हाँ, वो उससे प्यार करता था, उसके साथ शादी करने वाला था, तो उसे मनाने क्यों नहीं जाएगा? आखिर मोहब्बत की थी उसने, और मोहब्बत में झुकना तो पड़ता ही है। लेकिन उससे मोहब्बत करने का हक तो सिर्फ उसे था। हाँ, वो उसके निकाह में थी, उससे मोहब्बत करने की इजाज़त सिर्फ उसी को थी। हाँ, तो वो उससे भी निकाह कर लेगा, उसे भी इजाज़त मिल जाएगी। खुद को अहमियत देना बंद कर दो इबादत मैडम, तुम्हारी औकात क्या है तुम्हें आज ही पता चल जाना चाहिए था। ज़ारन शाह सिर्फ अपने वक्ती जज्बात के लिए तुम्हें अपने करीब करता है, इसलिए नहीं कि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है या वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को कबूल कर रहा है। अगर उसने तुम्हारे और अपने रिश्ते को कबूल किया ना, तो सिर्फ उस वक्त करेगा जब तक वो चाहता है, या शायद सिर्फ दादी के लिए। हाँ, दादी उस रात उससे कह रही थी कि जो वो चाहेंगी वही होगा, ज़ारन वही करेगा जो उनकी मर्ज़ी होगी। और फिर दादी को हार्ट अटैक हो गया। उसे डर था कि कहीं दादी उसे ज़बरदस्ती उसके साथ ये रिश्ता जोड़ने पर मजबूर ना कर दें। वो पहले भी उसकी ज़िंदगी में एक अनचाहा वजूद थी। वो मज़ीद उसकी ज़िंदगी का इम्तहान नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उस बदले का क्या करती जिस पर वो उतर आया था? बेहतर यही था कि वो खामोश रहे। ज़ारन से पंगा लेने की बजाय वो उसे आने वाले हालात के बारे में बताए, उसे समझाए कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते। ज़रान ज़िबाई से मोहब्बत करता था, और वो उसका क्या था? पहले ज़ारन शाह के साथ जोड़ दी गई, तलाक के बाद किसी और के साथ जुड़ जाएगी, और वैसे भी निकाह के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। वो खुद को तसल्लियाँ देते खुद में हिम्मत पैदा कर रही थी, लेकिन अपनी इस सोच पर खुद ही हैरान हो गई। हाँ, निकाह के बाद मोहब्बत तो हो ही जाती है। वो शख्स दिलो दिमाग में पूरी तरह से बस जाता है, और ये हकीकत थी कि ज़ारन शाह पिछले 3 साल से उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबिज़ था।
मोहब्बत थी या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे ये पता था कि निकाह के बाद मोहब्बत हो। एक हफ्ता तो ठीक ठाक गुजर गया। ज़ारन के ऑफिस वाले उन्हें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे और वो लोग उन्हें ये भी बता चुके थे कि ज़ारन के वापस आने के फ़ौरन बाद उनकी लॉ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें अदालत में उनके सामने केसेस लड़े जाएंगे। इन 4 केसेस पर वो तीनों मिलकर काम कर रही थी। उसके हवाले से वो लोग उनसे किसी भी तरह की मालूमात ले सकते थे, डिटेलिंग चेक कर सकते थे। पेपर वर्क मुकम्मल होने के साथ साथ उन लोगों से अच्छे आइडियाज़ की भी उम्मीद रखते थे। यहाँ से जाने से पहले उसने इबादत से उसका वीज़ा और पासपोर्ट लाने के लिए कहा था, जिस पर उसने कह दिया कि उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं और ना ही वो कभी पाकिस्तान से बाहर गई है। पाकिस्तान से बाहर तो दूर की बात, वो कभी पाकिस्तान में भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई। अब उसके पेपर्स बनने में वक्त लग सकता था और इतना टाइम ज़ारन के पास था नहीं। उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत थी, लेकिन उसे 15 दिन के अंदर वापस भी आना था। यकीनन वो ज़ुबैश के साथ रोमांस करते हुए उसे जलाने का मौका हाथ से ना जाने देता।